Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 17th of June 2021, Thursday. Inspiration of the day is इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज के डिस्कशन में हम ये सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। एडवांस टैक्स कलेक्शन सर्ज 146%. The advance collection of corporate tax and personal income tax in the first quarter grew 146% over the last year. तो पिछले साल के कंपैरिजन में सेम पीरियड में के कंपैरिजन में 146% इंक्रीज किया है एडवांस टैक्स कलेक्शन ऑफ कॉरपोरेट टैक्स एज वेल एज पर्सनल इनकम टैक्स. While overall net direct taxes doubled during this period compared to financial year 2020. And this data on advance tax and net direct tax collection is actually reigniting the hopes of sustained economic recovery despite of the pandemic. अब यहाँ पर दो टर्म यूज़ हुए हैं, दैट इज़ एडवांस कलेक्शन, एडवांस टैक्स कलेक्शन एंड नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. और बहुत बार कुछ 2-3 दिन से ये दो टर्म्स बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, तो समझ लेते हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि बेसिकली एडवांस टैक्स कलेक्शन होता क्या है. एज द नेम सजेस्ट, एडवांस टैक्स रिफर्स टू द पेइंग अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेस बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च में एंड होता है फाइनेंशियल ईयर एक. तो मार्च में फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले ही अगर हम अपने कॉरपोरेट टैक्स का या पर्सनल इनकम टैक्स का कुछ पार्ट पे कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एडवांस टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, और इट फॉर अस इट मे बी कॉल्ड एज एडवांस टैक्स पेमेंट्स, and it is also called as pay as you earn scheme. Pay as you earn, इट मीन्स जैसे आपकी इनकम जनरेट हुई इमीडिएटली आपने उस पर टैक्स पे कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर टू गेट क्लोज्ड. And in general cases, this advance tax in the income tax payable if your tax liability is more than 10,000 in a financial year. And definitely it should be paid in the year in which your income has been generated or received. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्यों ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी है? इसके बहुत सारे एडवांटेज. अगर हम बात करें, बाई पेइंग द एडवांसेस वी हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आवर सेल्फ बाई नॉट फाइंडिंग इट हार्ड टू पे द होल टैक्स एट वन गो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो इकट्ठे सारा टैक्स ना पे करना पड़े फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसलिए गवर्नमेंट ने ये एडवांस टैक्स पेमेंट की जो स्कीम है, एडवांस टैक्स पेमेंट की स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ. और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगर एडवांस टैक्सेस इतना आ रहा है तो फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन पे कितना टैक्स कलेक्शन होगा. तो थोड़ा सा फोर्सी भी कर लेती है गवर्नमेंट के आगे आने वाले टाइम में कितना टैक्स कलेक्शन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करने में भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है. इंडिविजुअल टैक्स पेयर को क्या हेल्प मिलती है कि उसको इकट्ठे एक मुश्त किस्त नहीं पे करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता. जैसे वो अर्न करते हैं वैसे ही तुरंत उस पर वो टैक्स पे कर देते हैं. तो दिस पर्टिकुलर टैक्स पेमेंट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स पेमेंट, और फॉर गवर्नमेंट इट इज़ एडवांस टैक्स कलेक्शन. और इसके लिए कुछ ड्यू डेट्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि आप इस पर्टिकुलर डेट से पहले 15 सितंबर से पहले 30% पे कर सकते हैं, 15 दिसंबर से पहले 60% तक पे कर सकते हैं, 15 मार्च से पहले यू कैन पे अप टू 100%. इस तरह के इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है. और कंपनीज़ के लिए भी ऐसे ही अलग क्लासिफिकेशन होता है इंस्टॉलमेंट्स का, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड अमाउंट पेबल. ऑन एंड बिफोर 15 जून कंपनीज कैन पे अप टू 15% ऑफ देयर एडवांस टैक्स लायबिलिटी. 15 सितंबर से पहले 45%, 15 दिसंबर से पहले 75%, ऑन 15th ऑफ मार्च दे कैन पे और अप टू 100% ऑफ देयर एडवांस टैक्स लायबिलिटी. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अब जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी था. तो बेसिकली एडवांस टैक्स पेमेंट नेट डायरेक्ट टैक्स का वो पार्ट होता है जो कि एडवांस में पहले ही ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया गया. जनरली ड्यू डेट क्या होती है? मार्च 31, दैट इज़ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. So in case of advanced tax collection in the first quarter of this particular financial year grew to 28,780 crores against 11,750
14 करोड़। तो वेडनेसडे को CBDT ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स कलेक्शन में 146% का जंप देखा गया है, and into which the corporation tax accounted for approximately 18,000 crore and personal income tax accounted for 10,000 crore। तो ये दोनों कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स, ये बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन और इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स। अगर इंडिविजुअल्स अपनी सैलरी पर एट द मोमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका सीधा मीनिंग ये निकाला जा सकता है कि दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन द इकोनॉमी, और उनका जो सेंटीमेंट है इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, इकोनॉमिक पोटेंशियल को लेकर के, दैट इज़ पॉजिटिव। एंड एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक्स। तो हो सकता है जो ये 146% का जंप देखने को मिल रहा है इन एडवांस टैक्स कलेक्शन, ये एक्चुअली में ज़्यादा हो, तो क्योंकि अभी बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। तो बेसिकली मैंने बता दिया एडवांस टैक्स कलेक्शन क्या होता है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 15% ऑफ द एनुअल टैक्स इज टू बी पेड बाय June 15, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाय 15th of September, third installment by 15th of December, and the last installment is up to by March 15. And this is the graphical representation of direct tax collection, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस कलेक्शन 57% तक इंक्रीज़ किया है। रिफंड जो हुए हैं वो -32% तक फॉल किए हैं इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। नेट कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 87 to 100% तक इंक्रीज़ किया, एंड दिस इज़ द बिग जंप इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, ब्रेकिंग अप ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स collection. So this is the advanced tax, tax deduction at source, self-assessment tax, regular tax assessments, dividend distribution tax, and tax under minor heads. आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नंबर यू कैन सी टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है इस पर्टिकुलर पीरियड में, इसका डेटा है। पिछले साल इस पर्टिकुलर पीरियड तक 11,000 तक का टैक्स कलेक्शन हुआ था, एडवांस टैक्स कलेक्शन, जो कि इस बार 28,000 तक का पहुँच गया, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ करोड़, एंड दिस इज़ 146% इंक्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI cautiously optimistic about the economic recovery. The Reserve Bank of India sees reasons to be cautiously optimistic. Cautiously optimistic about what? About the economic prospect of Indian economy. तो जून का जो बुलेटिन आया है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो रिपोर्ट RBI पब्लिश करती है मंथली, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में RBI थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। हालांकि सेकेंड जो वेव आई थी पैंडमिक के, इसने डिमांड को बहुत ज़्यादा हिट किया था। सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन उतने देखने को नहीं मिले थे। सप्लाई साइड जो डिस्ट्रप्शन थे वो कोविड-19 की फर्स्ट वेव में ज़्यादा देखने को मिले थे रादर देन सेकेंड वेव। लेकिन सेकेंड वेव में इंडियन इकोनॉमी डिमांड साइड से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो, स्पेशली सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो। लेकिन RBI के अकॉर्डिंग अब चूंकि सेकेंड वेव का पीक आ चुका है इंडिया में, अब सेकेंड वेव के जो केसेस हैं कोविड के वो डिक्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं। तो RBI का ये कहना है कि जो कुछ इंडिकेटर्स हैं दे आर शोइंग द पॉजिटिव साइन, और उसके अकॉर्डिंग ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि जो इकोनॉमी है दैट इज़ कमिंग ऑन बैक ऑन द स्ट्रीम। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल RBI कॉशियस दैट देयर इज़ अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। इट मीन्स जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि जो इम्पैक्ट है सेकेंड वेव का वो अभी लॉन्ग टर्म चलेगा, धीरे धीरे मिटिगेट होगा। इमीडिएटली इम्पैक्ट जो है, या जो हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन या रिकवरी, जो इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगी। कॉशियस रहना पड़ेगा कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिहेव करते हैं, क्या कोई थर्ड वेव आती है या नहीं।
जो सिचुएशन या जो गलतियां, जो मिस्टेक्स फर्स्ट वेव की रिकवरी के प्रोसेस में हुई थी, रिकवरी के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी, वो गलतियां अब सेकेंड वेव की रिकवरी स्टेज पर इकोनॉमी को नहीं करनी है. एंड एज पर द RBI, बाय द करंट असेसमेंट, द सेकेंड वेव टोल इज मेनली इन टर्म्स ऑफ हिट टू द डोमेस्टिक डिमांड्स. डोमेस्टिक डिमांड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है सेकेंड वेव में, और जितना भी इम्पैक्ट अगर हम देख रहे हैं इकोनॉमी में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सबड्यूड डिमांड. और डिमांड साइड फैक्टर क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स के माइंड में अनसर्टनिटी है, और डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर, अगर मेरे माइंड में अनसर्टनिटी होगी तो आई विल इन्वेस्ट लेस, मैं पैसा कम खर्च करूँगी, आई विल सेव मोर, क्योंकि मुझे पता नहीं कब मेरा एम्प्लॉयमेंट चला जाए, कब मेरे पर हेल्थ बर्डन आ जाए, हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँ, या कब गवर्नमेंट लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दे जिससे मेरे को कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी ना हो. तो आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन द डिमांड साइड. पैसा खर्च करने में, एक्सपेंडिचर करने में आई विल बी वेरी कॉशियस, या मैं कम खर्च करूँगी बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी, एंड दैट मे लीड्स टू सबड्यूड डिमांड इन द इकोनॉमी. अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर विल नॉट गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, और अगर प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो देयर विल बी लेस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो जो इनकम जनरेशन है, जो इंडिविजुअल्स के हाथ में इनकम और वेजेस आते हैं, वो फॉल करेंगे. अगर फिर से इनकम और वेजेस पब्लिक के हाथ में फॉल करेंगे, दैट में फर्दर लीड्स टू डिक्रीज और डेक्लाइन इन डिमांड, और डिमांड फिर से डिक्रीज करेगी, फिर से प्रोडक्शन जो होगा वो रिड्यूस करेगा. तो दिस विशियस साइकिल विल गो ऑन. तो RBI ने कॉशियस किया है कि स्टिल डिमांड साइड अफेक्ट हुआ है, तो अभी भी बहुत कॉशियस होकर चलना है. अगर ब्राइटर साइड की बात करें, सेकेंड वेव में जो इम्पैक्ट कम रहा, तो दैट इज़ ऑन सेवरल आस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कंडीशन. एज आई टोल्ड यू कि सप्लाई कंडीशन जो थी वो फर्स्ट वेव में ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, सेकेंड वेव में डिमांड साइड ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. तो एग्रीकल्चर, कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज आर still holding up, while industrial production and exports have surged amid the pandemic protocols. And because of these indicators, economy is still holding up, and that is why RBI is little optimistic but cautious or worried about the फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेगा. साइटिंग द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, RBI सेड ग्रेटर इम्प्रूवमेंट वाज एक्सपेक्टेड बाय अर्ली जुलाई. तो जो भी मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टूल्स या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग RBI इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि जुलाई तक आते आते इंडियन इकोनॉमी विल स्टार्ट रिकवरिंग एंड बिकम द रेजिलियंट. हालांकि स्पीड और स्केल ऑफ वैक्सीनेशन पर भी RBI ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि इस सारे केसेस में कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट है, वो प्रोवाइडेड दैट ये है कि जो वैक्सीनेशन की स्पीड है इंडिया में, वो फुल स्पीड से या फुल कैपेसिटी से चले. वैक्सीनेशन जल्दी इंडियन गवर्नमेंट करे, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट इकोनॉमी में बूस्ट हो सके. और अगर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बूस्ट होगा तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी. एंड इन इट्स मंथली रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक lowered its GDP estimate to 9.5% for financial year 22, और जो कि पहले कितना प्रोजेक्ट किया था, 10.5% का. तो जो पहले प्रोजेक्शन था RBI का वो 10.5% का था, बट अब प्रोजेक्शन को डिक्रीज करके 9.5% का कर दिया है. द फोरकास्ट वाज डन ऑन द assumptions दैट द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव वुड रिमेन कन्फाइंड टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. लेकिन अगर ये Q2 या Q3 और Q4 तक स्पिल आउट करता है, देन इन दैट केस GDP नंबर्स में फर्दर भी डिक्रीज. हालांकि RBI का अजम्पशन है कि Q1 तक आते आते इसका जो भी कोविड की जो सेकेंड वेव का जो भी इम्पैक्ट है वो मिटिगेट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा. बट कितना होगा, कैसे होगा भी कि नहीं होगा, क्या कोई थर्ड वेव शुरू हो जाएगी, दैट इज स्टिल अनसर्टन. सो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ जून रिपोर्ट ऑफ RBI. And as per this report, second wave shaved off approximately 2 trillion in the economic growth. Another point we have discussed. इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर के आज बिजनेस स्टैंडर्ड 2-3 न्यूज़ थी, तो मैंने उसको इसी इकोनॉमी न्यूज़ में ही, इसी पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करने की कोशिश करी. वन न्यूज़ इज एक्सपोर्ट जम 46% to
14 बिलियन सो फॉर इन द मंथ ऑफ जून। तो जून अभी तक हमारा आधा जून निकल चुका है और उस पर्टिकुलर 15 जून के तक एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो अप्रॉक्सीमेटली 46.43% तक इंक्रीज़ किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, and that is on account of the healthy growth in shipment in sectors such as engineering, gems and jewelry, petroleum products। अगर आप मई का डेटा अगर आपको याद हो, हमने कल डिस्कस किया था, तो उसमें भी पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम एंड ज्वेलरी, इन्हीं की वजह से मई के डेटा में भी हमें एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा था और जून में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू है। An export had grown 52.39 to $7.71 billion during the first week of this month, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून। इसके अलावा जो फ्यूल के जो सेल्स हैं, जो फ्यूल की डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो गई है, जो कि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अरेस्ट हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। तो अब बहुत सारे स्टेट्स ने, लोकल अथॉरिटीज़ ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे वो अब रिड्यूस कर दिए हैं और कई ज़्यादा एरियाज़ में जोग्राफीज़ में अब रिलैक्सेशन हो गया और जिस रिलैक्सेशन की वजह से फ्यूल की जो सेल है वो रिकवर कर रही है। तो जो जून का फर्स्ट हाफ है, यानी 1 जून से लेकर के 15 जून तक, इसके डेटा के अकॉर्डिंग जो फ्यूल की सेल है इंडिया में वो रिकवर करी है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में ये अभी भी लोअर है। एंड माइंडेड स्टूडेंट, इंडिया इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर्स। तो इंडिया में कितना ऑयल कंज्यूम होगा, क्रूड ऑयल कंज्यूम होगा, फ्यूल कंज्यूम होगा, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अदर इकोनॉमीज़ पर भी। और अगर मई मंथ की बात करें तो मई के मंथ में इंडिया की जो फ्यूल की डिमांड थी दैट वाज lowest due to the COVID-19 wave that actually stalling the mobility and muting the economic activities in the Asian country। but अब चूँकि relaxation मिलने लगा है बहुत सारे स्टेट्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो गई है, मोबिलिटी रिज्यूम हो गई है और फ्यूल का कंजप्शन बढ़ गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। गवर्नमेंट में रिव्यू कोविशील्ड गैप। कोविशील्ड के जो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड की जो 2 डोजेज़ हैं, 2 गैप्स हैं, उनके बीच का गैप इंक्रीज़ किया। इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। कुछ का ये कहना है कि जो यूके से डेटा मिला है उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर गैप ज़्यादा होगा तो वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। बट नाउ स्टिल इंडिया इज़ डिस्कसिंग वेदर इट शुड रिवर्ट टू अ 4-8 वीक्स गैप बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड या फिर जो करंट गैप है उसको ही मेंटेन किया जाए। तो बेसिकली जो मिस्टर NK अरोरा हैं, चेयरमैन ऑफ कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको NTAGI भी बोलते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो इंडिया में मास इम्यूनाइजेशन या मास वैक्सीनेशन को मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर NK अरोरा। तो NK अरोरा के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट इज अगेन लुकिंग टू रिव्यू द गैप बिटवीन द कोविशील्ड 2 doses and this particular statement comes even as a health minister on Wednesday defended the earlier decisions to double the interval amid the controversy over the difference of opinion on increasing the gap। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कुछ का ये कहना है कि शॉर्टेज की वजह से, कुछ का ये कहना है कि डेटा जो यूके से मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर गैप ज़्यादा होगा 2 डोजेस के बीच में तो एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। हालांकि कई सारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ओपिनियन को सपोर्ट किया था और जिसकी वजह से कोविड के जो 2 गैप्स के बीच में, 2 वाइल्स के बीच में जो गैप था वो इंक्रीज हो गया था। बट नाउ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज रिकंसीडरिंग दिस डिसीजन।
तो अब देखना है क्या अगर इस पर डिसीजन होता है कि गैप को वापस से 4 to 8 वीक का कर दिया जाए या जो अभी इंक्रीज गैप है उसको ही कंटिन्यू किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर इशू हैज़ बीन पॉलिटिसाइज। गवर्नमेंट ने प्रॉपर और रोबस्ट मैकेनिज्म यूज़ किया था इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द डेटा, और उसी डेटा इवैल्यूएशन के बाद ही गवर्नमेंट ने जो गैप बढ़ाया है कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच में वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया है। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। डिडंट एक्सपेक्ट फ्लड ऑफ केसेस, साहू। Around 200 insolvency resolution applications has been filed since suspension on the provision of insolvency and bankruptcy code ended on March 24। इफ़ यू रिमेंबर कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए थे और उन डिसीजंस के बीच में कुछ एक डिसीजन ये भी था कि जो आईबीसी है उसको दिसंबर 31 तक सस्पेंड कर दिया जाए। लेटर ऑन वो सस्पेंशन गवर्नमेंट ने बढ़ा करके मार्च 24 तक कर दिया था। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली वो सारी कंपनीज और सिक यूनिट्स के केस जाते हैं, रेजोल्यूशन के केस जाते हैं जो कि अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाती, बैंकरप्ट होने वाली होती हैं। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनीज़ को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए आईबीसी को सस्पेंड कर दिया था और कहा था कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जो कि मैक्सिमम बिजनेस अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से, अगर आईबीसी एप्लीकेबल रहेगा तो ऐसे वायबल बिजनेस जो कि कोविड-19 से पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन कोविड-19 में वो अफेक्ट हुए हैं, उनको भी जो उनकी क्रेडिटर्स हैं, जो उनके प्रोमोटर्स हैं, वो रेजोल्यूशन तक या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स तक ले जाएंगे। इसीलिए आईबीसी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब वो सस्पेंशन ख़त्म हुआ है तो देयर इज़ अ फ्लड ऑफ केसेस, इंसॉल्वेंसी के केसेस का फ्लड आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 200 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल हुए हैं 25 मार्च से लेकर के अभी तक। और ऐसा क्या कहना है? ऐसा कहना है एम एस साहू का। हु इज़ एम एस साहू? एम एस साहू इज़ द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आईबीसी के तहत स्टैब्लिश है, जिसको हम आईबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि ये तो एंटिसिपेट किया गया था कि केसेस बढ़ेंगे, आईबीसी जैसे ही आईबीसी का सस्पेंशन रिमूव होगा केसेस बढ़ेंगे, लेकिन इतने नंबर में बढ़ेंगे ऐसा एंटिसिपेशन नहीं था। अगर आपको याद हो तो आरबीआई ने भी एक्सटेंड किया था मोराटोरियम पीरियड, और उसके बाद भी एंटिसिपेट किया गया था कि जैसे ही मोराटोरियम पीरियड ख़त्म होगा वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ेगा, और वैसा ही हुआ। सेम आईबीसी के केस में भी हुआ है। हालांकि आज जो आईबीबी है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है फॉर बैंक्स, जिसमें वो बैंक्स को प्रमोट करना है कि जो प्री पैकेज स्कीम है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट्स ऑफ एमएसएमईज, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो स्ट्रेस एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको या उनके स्ट्रेस असेट्स का रिजोल्यूशन किया जाए रादर देन उनको आईबीसी में खींच कर लाया जाए। एंड एज पर मिस्टर साहू, द रीज़न फॉर द फ्यूअर एप्लीकेशन वॉज द इंक्रीज इन डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड टू 1 करोड़। तो बेसिकली जो प्री पैकेज स्कीम है उसके तहत जो एप्लीकेशंस आए हैं एमएसएमईज के, वो कम आए। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि जो लेस और फ्यूअर एप्लीकेशन फाइल हुए हैं इनके, और अंडर द प्री पैकेज स्कीम ब्रॉट इन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वो बेसिकली इस वजह से हुए हैं जो कि जो थ्रेशोल्ड डिफ़ॉल्ट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है प्री पैकेज स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है केसेस और ज़्यादा देखने को मिले। इसीलिए आईबीबीआई करंटली बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है फॉर द बैंक्स टू प्रमोट द प्री पैकेज स्कीम, सो दैट द रिजोल्यूशन केस, द नंबर of the application that has been filed for under IBC, that can be reduced. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्विटर फेल्स टू कंप्लाई विद न्यू IT रूल, प्रसाद। तो मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, माइटी जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री को, उसके जो हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर रवि शंकर प्रसाद, उन्होंने वेडनेसडे को ट्विटर में बोला है, ट्विटर के बारे में बोला है कि बेसिकली ट्विटर जो है वो जो नए IT रूल्स हैं उनसे कंप्लाई नहीं कर रहा है, जो कि मई 26 से एनफोर्समेंट में है। दिस मीन दैट द माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म कैन नो लॉन्गर क्लेम लीगल डिफेंस अंडर सेफ हार्बर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट
सेट लीगल एक्सपर्ट्स। तो अगर ट्विटर फॉलो नहीं करेगा नॉन कॉम्प्लायंस की कैटेगरी में आ जाएगा आईटी रूल 2021। इट मीन्स ट्विटर विल लॉस इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन under this act. Now, what is safe harbor protection? According to section 79 of IT Act 2000, an intermediary shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him. तो ये बेसिकली जो इंटरमीडियरी होते हैं आईटी में, उनको ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई अगर थर्ड पार्टी ने कोई डेटा, कोई लिंक, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है तो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थर्ड पार्टी पर होगी, इंटरमीडियरी पर नहीं आएगी। जैसे कि इंटरमीडियरी को एक प्रोटेक्शन मिलता है अगर कोई ऐसी वॉयलेंट इन्फॉर्मेशन, पोर्नोग्राफी या राइट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो उसका थर्ड पार्टी जो इंटरमीडियरी है उसको प्रोटेक्शन मिलता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर ट्विटर इस पर्टिकुलर न्यू IT रूल 2021 से कंप्लाई नहीं करेगा देन दिस प्रोटेक्शन कैन बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम द ट्विटर। ट्विटर का क्या कहना है इसमें? ट्विटर का ये कहना है कि ट्विटर ने एक इंटरिम कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द न्यू IT रूल। बट गवर्नमेंट का कहना है भैया इन सबसे कुछ नहीं चलेगा, अभी तक आपने जो IT रूल 2021 है उनको कंप्लाई नहीं किया है एंड इट इज़ विजिबल। तो लेट्स सी अब ये झगड़ा कहाँ तक जाता है फिलहाल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, that is note for additional spend of rupees 40K crore on fertilizer subsidy। तो वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है that it is going to increase or spend the additional subsidy on for DAP and some other non-urea fertilizer by or up to 14,775 crore to keep the price of crop nutrient for the farmers low despite of the rising costs। फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से फार्मर्स को सपोर्ट किया है बेसिकली गवर्नमेंट ने, और 14,000 करोड़ का एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है, जिसके तहत जो भी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उससे फिलहाल के लिए जो फार्मर्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। दिस मूव विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द फार्मर्स amid the pandemic। What is DAP? What is the full form of DAP? कमेंट सेक्शन में आप मुझे डैप का फुल फॉर्म लिख करके बताइएगा। सो आफ्टर यूरिया डैप फर्टिलाइजर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द कंट्री। तो डैप के लिए फिलहाल 14,000 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब देख लेते हैं अदर न्यूज क्लिप्स। वैक्स प्राइसिंग अकाउंट्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरी फर्म्स। So the two Indian vaccine makers, Bharat Biotech and Serum Institute, bears the cost of last mile delivery of their COVID-19 vaccine as per their executive। तो जो डोर स्टेप पे वैक्सीन को डिलीवर करने की बात हो रही है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है दैट इज नीड टू बी बिल्ट इनटू द फाइनल प्राइस ऑफ द वैक्सीन, स्पेशली व्हेन सप्लाइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और गवर्नमेंट डिलीवर करती है, बट वाइल सप्लाइंग टू द गवर्नमेंट दिस मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम देयर प्लांट टू द स्टेट कोल्ड चेन पॉइंट, बट द वट फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल इट इज़ डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप। तो बेसिकली जो ये न्यूज़ है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइसिंग को लेकर के कई ज़्यादा डिस्कशन, कई जगह से कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं। बायर बायोटेक का कहना है कि जो भी प्राइसिंग है वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट मार्केट हैं, जो ओपन मार्केट है, उसमें जो कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट को बढ़ा देना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए कि भाई 150 के पर डोज पर अवेलेबल नहीं होगी कोवैक्सीन। तो बेसिकली वैक्सीन प्राइसिंग को लेकर के उसमें सारे इश्यूज जनरेट हो रहे हैं और दोनों ही कंपनीज़ का कहना है कि दैट पर्टिकुलर जो कॉस्ट आएगी, जो फाइनल कॉस्ट होगी, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इन्वॉल्व करी जाएगी। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.